आज की मेरी कहानी है बम्बई की एक ऐसी दर्दनाक कहानी। एक लड़की जो अपने परिवार के साथ घूमकर अपने घर की ओर निकल पड़ी थी, लेकिन रास्ते में माता पिता और उसके एक चाचा जी जो कि गोलगप्पे खाने के लिए दुकान पर रुके थे, उसी बीच लड़की लापता हो गई। लड़की 10 साल की थी और लड़की किडनैप हो गई थी। किडनैप के ऐसे सिलसिले हमारे देश में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। आखिरकार लड़कियों को किडनैप करके क्या किया जाता है, मैं आज इस कहानी में आपको यही बताऊंगी। उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ था और वह इतनी ही देर में अपने माता पिता को छोड़कर कहाँ चली गई थी। क्या वह किसी रिश्तेदार ने किडनैप करवाई थी या उसे किसी और ने उठाया था, यह तो हम तब कहानी सुनेंगे तभी ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे क्राइम मूवमेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए। तो यह कहानी बम्बई की है। बम्बई में एक औरत अपने पति और अपनी एक छोटी बच्ची के साथ रहती थी। लड़की की उम्र शायद 10 साल थी। वह अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिता रहे थे। लड़की स्कूल जाती थी, लेकिन एक दिन उनके माता पिता ने उन्हें बाहर घुमाने का कुछ टूर बनाया। वह कहीं घूमकर वापस आए थे, तभी उनके साथ उनके चाचा जी भी थे। लड़की फोन में इतनी व्यस्त रहती थी कि उसके पिता कहते हैं, बेटा इतना फोन मत देखा कर धवनी, क्योंकि तेरी आंखें खराब हो जाएंगी। यह बात कहकर पिता उसे लड़ते हैं, लेकिन लड़की की माँ उसे कहती है, अरे कोई बात नहीं ना जी, लड़की रोज थोड़ी ना यह सब कुछ फोन में खेलती है। अरे आज इनकी स्कूल की छुट्टी है तो यह देख लेगी, कल से तो इसे स्कूल ही जाना है। तभी उसके चाचा जी कहते हैं, अरे भैया रुको ना, आप गोलगप्पे खिला दो। तभी वह कहता है, अरे नहीं यार, मुझे तो पहले एसिडिटी हो रही है और वैसे भी मुझे गोलगप्पे कुछ ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। वह कहते हैं, नहीं भैया आज तो हमें खाने हैं। भाभी आप भी खाओगे ना? तो वे कहती है, हाँ हाँ देवर जी, मैं क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे भी खाने हैं। चलो बेटा धवनी तुम भी गोलगप्पे खा लो। धवनी कहती है, नहीं मोम मुझे नहीं खाने हैं, आप लोग खा लो। तो वे कहते हैं, अरे इसे तो गोलगप्पों से एलर्जी है, अगर यह एक खा लेगी तो यह बीमार पड़ जाएगी। उसकी माँ बोलती है, अरे नहीं जी, बच्ची है, इसका भी मन करता है, अगर ये खा लेगी तो एक से क्या बीमार पड़ेगी। उसके पिता कहते हैं, ठीक है अगर ये चलती है तो ले चलो इसे भी। लेकिन धवनी अपने फोन में इतनी व्यस्त होती है, वह कहती है कि आप जाकर खा लो, मुझे नहीं खाना है। उसकी माँ 2-3 बार उससे पूछती है कि बेटा चल चल, लेकिन वह नहीं मानती है। वह अपने फोन में इतनी बिजी थी कि वह अपने माँ को मना कर देती है। मम्मी और उसके पिता और उसके चाचा जी गोलगप्पे खाने लग जाते हैं, लेकिन उसी बीच लड़की लापता हो जाती है। तब माँ उसके लिए कुछ पपड़ी मनवा कर लेकर आती है और कहती है कि धवनी को यह बहुत अच्छे लगते हैं और वह खाएगी तो देखना बहुत बड़ाई करेगी हम लोगों की, और यह गोलगप्पे वाले की भी बहुत बड़ाई करेगी क्योंकि इसने बहुत स्वादिष्ट बनाए हैं। वैसे तो कहने को तो बहुत वो है, लेकिन हमारे जीवन में हमने ऐसे गोलगप्पे कभी नहीं खाए। जी संतुष्ट हो गया। यह बात कहकर वह अपनी कार के पास पहुंचते। जब वह दरवाजा खोलकर अंदर देखते हैं तो उन्हें धवनी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आती है। वे बहुत घबरा जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, लेकिन चिल्लाने से क्या धवनी वापस थोड़ी ना आ सकती थी। वह आसपास में सभी लोगों से पूछताछ करते हैं कि आपने 10 साल की धवनी नाम की लड़की, उनकी कद काठी सब कुछ बताते हैं, लेकिन उनको उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। ज्यादा देर न करते हुए वह पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और अपनी बेटी धवनी की लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। धवनी का कुछ पता नहीं चलता। वह उसे खोजने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने वहां के छोटे मोटे जो चोर थे, जो चोरी करते थे, और वहां के जो किडनैपर थे, उन्हें सभी को गिरफ्तार किया, उन्हें रिमांड पर लिया, लेकिन उनके पास से कोई सबूत उन्हें
हासिल नहीं होता। पुलिस इंस्पेक्टर साहब अपनी कोशिश जारी रख रखी थी, लेकिन उनके पास उनकी फैमिली को जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। उनके पास सिर्फ और सिर्फ निराशा थी। दूसरी तरफ पंजाब के पुलिस स्टेशन में एक ऐसी लड़की का केस आया था जो कि उसकी रिपोर्ट देखकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब की भी रोंक कांप उठी, क्योंकि उस लड़की के साथ ऐसा कुछ हुआ था, अगर कोई भी सुने उसके छक्के छुड़ जाएंगे। ऐसा उस लड़की के साथ क्या हुआ था? जब पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने उस लड़की का पोस्टमार्टम करवाया, तब उसकी रिपोर्ट देखी तो उसमें बताया गया था कि उन्हें कुछ ऐसे नशीली दवाइयां दी जा रही थी, कुछ ऐसे इंजेक्शन दिए जा रहे थे जिनके कारण उनकी उम्र 10 की है तो 15 की लगभग लगती थी। उन्हें एक ऐसे धंधे में धकेला जा रहा था जहां पर वह चाहकर भी नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि उनको वहां पर जबरदस्ती ले जाया जाता था। दूसरे शहर से लड़की को किडनैप करके दूसरे शहर में सप्लाई किया जाता था और इनकी अच्छी खासी रकम मिलती थी, क्योंकि छोटी लड़कियों की अच्छी कीमत मिलती है। लेकिन यह एक खुलेआम धंधा चलता आ रहा था और इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी, क्योंकि अगर कोई भी कार्रवाई करते तो ऊपर से ऑर्डर आ जाते और उन लोगों के खिलाफ जो भी सबूत होते थे उन्हें रद्द करके उन्हें रिहा करना पड़ता था, क्योंकि उन लोगों की जो यह काम करते थे उनकी ऊपर तक की पहुंच थी। तो चाहकर भी पुलिस इंस्पेक्टर साहब उनका कुछ नहीं कर पा रहे थे। लड़कियां यूं ही आए दिन किडनैप होती थी, किसी का रेप होता था, किसी का मर्डर होता था, लेकिन इन सभी के पीछे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती थी, क्योंकि उस जो गांव था उस गांव के अंदर एक ऐसी प्रथा थी कि जिसके घर के अंदर अगर लड़की नहीं है तो इसका मतलब है कि वहां की कुलदेवी उससे रूठ गई है। तो वहां पर हर एक गली, हर एक मोहल्ले में, हर एक घर में एक ऐसी लड़की पाई जाती थी जिसकी उम्र 9-10 साल की होती थी और उसे इंजेक्शन देकर उसकी उम्र से ज्यादा उसे दिखाया जाता था और उनकी अच्छी खासी कीमत भी मिलती थी। कोई अपनी मर्जी से इस कामों में ढल जाती थी, लेकिन कोई इसका विरोध करती तो उसे जबरदस्ती यह सब कुछ करवाया जाता था। लेकिन इन सभी के बीच में एक लड़की ऐसी फंस गई थी जिसकी रिपोर्ट पुलिस इंस्पेक्टर साहब के पास दर्ज हो चुकी थी। वह अपनी कार्रवाई खूब अच्छे से कर रहे थे, लेकिन लड़की को शहर से इतनी दूर भेज दिया गया था कि उसका पता चलना अब नामुमकिन था। तभी सुबह वहां पर सफाई कर्मचारी आता है तो वह देखता है कि किसी लड़की की वहां पर डेड बॉडी पड़ी थी। वह उसे देखकर उसके हाथ की नब्जों को चेक करता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह तभी उसी वक्त पुलिस इंस्पेक्टर साहब को फोन करता है और वहां के आसपास के लोगों से उस लड़की के बारे में पूछताछ की जाती है, लेकिन उसे कोई भी वहां पर नहीं जानता था। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब वहां पर आते हैं अपनी पूरी टीम को लेकर। वह उस लड़की की छानबीन करते हैं, लेकिन उसके पास से ऐसा कुछ नहीं मिलता। लड़की की मौत तकरीबन 10 से 12 के बीच में हो चुकी थी। पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि इसे कोई जानता है? वह के लोग कहते हैं कि हम इसे नहीं जानते। पुलिस इंस्पेक्टर साहब उस लड़की की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर साहब अपने कांस्टेबल को कहता है कि इस लड़की की फोटो हर एक पुलिस स्टेशन में पहुंचा दी जाए, ताकि हमें पता चल सके कि यह लड़की कहाँ की रहने वाली है और इसके साथ ऐसा क्या हुआ है। वहीं पर एक पास में बस स्टैंड था, जिसके कारण पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि इस लड़की का मर्डर यहाँ नहीं हुआ है, इसका मर्डर तो कहीं और हुआ है और इसे लाकर यहाँ डाल दिया है और जो भी इसका कातिल है
वह इसी बस स्टैंड से बस पकड़कर यहाँ से रवाना हुआ है। यहाँ के आसपास के सीसीटीवी की भी फुटेज निकालो और मुझे सभी सबूत एक साथ मेरे टेबल पर चाहिए। यह बात कहकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब अपने केबिन में चले जाते हैं। तभी लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखते ही पुलिस इंस्पेक्टर साहब अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं और हैरानी के साथ कहते हैं कि इस लड़की के साथ रेप हुआ है, और एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार हुआ है। अरे 10 साल की लड़की के साथ आखिरकार यह सब कुछ कौन करेगा? और इसे कुछ दिन से कुछ इंजेक्शन दिए जा रहे थे जो कि पशुओं को दिए जाते हैं। जो पशु दूध कम देते हैं यह इंजेक्शन उन्हें दिए जाते हैं। यह इंजेक्शन इस बच्ची को आखिरकार किसने दिए और क्यों दिए? फिर उसके पास में एक कांस्टेबल खड़ा था। वह कहता है, सर यह सब कुछ मुझे पता है कि किसने किया है और क्यों किया है, क्योंकि हमारे ही पास में एक गांव है, उसकी यह प्रथा है कि लड़कियों को वहां पर लाया जाता है और उन्हें धंधे के लिए तैयार किया जाता है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि यह सब कुछ तुम्हें पता होते हुए भी तुम इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हो, बल्कि तुम लोगों को तो यह चीजें रोकनी चाहिए, इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, और तुम लोगों ने आज तक इस चीज पर कार्रवाई क्यों नहीं की? तभी वह कहते हैं कि सर हमने कार्रवाई इसलिए नहीं की, हम इन चीजों के बारे में कुछ छानबीन करना चाहते हैं तो हमारे को ऊपर से ऑर्डर आ जाते हैं और उसके कारण हमें यह छानबीन बीच में ही रोकनी पड़ जाती है। उनके हाथ बहुत ऊपर तक है और हमारी यहाँ पर कोई नहीं सुनेगा। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं यह सब कुछ तो एक गलत है और अब तो हमारे पास इसके लिए एक केस भी दर्ज हुआ है। अगर ऐसे ही लड़कियों का मर्डर होता रहा और उनका रेप होता रहा तो आखिरकार हमारे समाज में बच ही क्या जाएगा? हमें इसके लिए कार्रवाई करने से कोई नहीं रोक सकता। पहले तो उन लोगों के लिए अरेस्ट वारंट निकालो ताकि हम उन्हें अरेस्ट कर सकें। वे वहां पर जाते हैं तो वहां की कॉलोनी इतनी ताकतवर होती है कि वह खुद को जलाने तक उतर जाती है, क्योंकि सभी को पता है अगर कोई पुलिस अपनी वर्दी में होती है तो उनकी कुछ मर्यादाएं रहती हैं जिसको वह नहीं उलांघ सकते, क्योंकि वह इसका बहुत बखूबी फायदा उठाते हैं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब को वहां से जाना पड़ता है क्योंकि उसके पास अब और कोई चारा नहीं था। अगर वह वहां पर रुकते तो वह लोग अपने आप को जलाने की धमकी दे रहे थे और क्या पता वह अगर खुद को जला लेते तो यह सारा जो भी कुछ उन लोगों ने प्रचंड रचा हुआ था वह सब कुछ पुलिस फोर्स पर गिर जाता। इसीलिए पुलिस इंस्पेक्टर साहब अपनी फोर्स को लेकर वहां से चले जाते हैं और वह थोड़ी देर बाद फिर से वह सिविल ड्रेस में आते हैं। अब वहां के कॉलोनी वालों को भी पता था सिविल ड्रेस में अगर पुलिस के सामने वह कुछ भी कोई भी अपना बखेड़ा खड़ा करेंगे तो पुलिस इंस्पेक्टर साहब उनकी कुछ नहीं सुनने वाले, क्योंकि अब वह सिविल ड्रेस में है, उनके पास अब सारी छूट है, अब वह जो चाहे वो कर सकते हैं। इसीलिए वह डर के मारे उनके रास्ते नहीं रोकते। वह वहां पर सभी लोगों से कुछ पूछताछ करते हैं, उस लड़की की फोटो दिखाते हैं जिसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई थी, लेकिन उस लड़की को जानने के लिए सभी मना कर देते हैं। टीवी में कुछ ऐसा सबूत पुलिस इंस्पेक्टर साहब के हाथ लगता है जिसके कारण वह उस कॉलोनी में फिर से जाते हैं और उनको पकड़ते हैं जिनको इस सारे खेल के बारे में पता था। वह उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने हमसे झूठ क्यों बोला, या तो तुम सच बता दो वरना सच हमें उगलवाना आता है। यह बात कहकर वह उनसे पूछताछ करते हैं। तभी वह कहते हैं कि हम आखिरकार किस मुंह से आप लोगों को सच बताएं, क्योंकि यहाँ के गुंडा जो हमारे लिए यह सब कुछ घराक लेकर आता था उनके साथ हमारी बेटी भाग गई और उन्हीं के साथ क्या पता यह लड़की गई होगी, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, हम इस लड़की को नहीं जानते हैं। यह बात कहकर पुलिस को गुमराह करते हैं, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहाँ मानने वाले थे।
वह अपने कांस्टेबल को कहते हैं कि इन लोगों पर निगरानी रखो ताकि इनकी हर एक खबर हम लोगों तक पहुंचे, हमें भी पता चले यह कहाँ तक सच बोल रहे हैं। तभी उन पर निगरानी रखी जाती है तो उन्हें पता चलता है कि इस लड़की के बारे में इनको और भी कुछ पता था जो कि इन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर साहब से छुपाया। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब उनसे कहते हैं कि हमें मजबूर मत करो हमारे तरीके से पूछने पर, अगर हम हमारे तरीके से पूछेंगे तो सच बता रहे हैं आपको बहुत कष्ट होगा। लेकिन वह अपना मुंह खोलने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, इसीलिए कांस्टेबल एक थप्पड़ लगाती है। तभी वह अपनी सारी करतूतें उगाल देते हैं। वह बताते हैं कि वह लड़की जो उनके पास थी वह अब फरार है। उन्हें नहीं पता कि उसका मर्डर कैसे हुआ, लेकिन हाँ उन्होंने कुछ दिन पहले उसे 1 लाख रुपए में खरीदा था और कुछ जग्गू नाम का लड़का था जिसने उनको यह लड़की बेची थी और वह लड़कियों की सप्लाई करने का ही काम करता था। वह लड़की बहुत अच्छी थी, उसकी अच्छी खासी कीमत मिलने वाली थी, लेकिन हमारी बेटी उसे लेकर चली गई। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि इस गुंडे का और इनकी बेटी का अब जल्दी से जल्दी पता लगाओ और उसे पुलिस स्टेशन में हाजिर करो। पुलिस इंस्पेक्टर साहब की यह बात सुनकर कांस्टेबल अपनी टीम को लेकर वहां पर जाते हैं और उनके बारे में पता लगाते हैं और उन्हें गिरफ्तार करके अपने साहब के सामने हाजिर कर देते हैं। लेकिन वह भी अपना मुंह खोलने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। उन्हें रिमांड पर लिया जाता है। तब वह बताते हैं कि हाँ हम उन्हें ले गए थे, लेकिन उससे पहले ही उस लड़की का मर्डर हो चुका था, वह मर चुकी थी। लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि वह मरी नहीं थी, तुमने उसका बलात्कार किया और फिर उसे वहां पर छोड़ दिया ताकि तुम पर किसी का शक न जाए। लड़का कहता है कि मैंने उस लड़की के साथ ऐसा कुछ नहीं किया, जरूर इस रेखा ने किया होगा। रेखा भी कहती है कि मैंने इस लड़की के साथ कुछ नहीं किया। उनकी आपस में बहस होती है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर साहब के कुछ भी हाथ नहीं लगता। वह फिर से अपनी गुत्थियों को सुलझाने लगते हैं, क्योंकि अब तक उनका केस वहीं पर उलझा हुआ था। अब तक वह एक कड़ी भी नहीं सुलझा पा रहे थे। समय बीतता जा रहा था, न तो लड़की के बारे में कुछ पता चल रहा था कि वह कहाँ की है, उसके रिलेटिव कौन है, और न ही यह पता चल रहा था कि उसके साथ आखिरकार हुआ क्या था और करने वाला कौन था। पुलिस इंस्पेक्टर साहब उस कॉलोनी में फिर से जाते हैं और वहां की छानबीन अच्छे से करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि वहां पर ऐसी लड़कियां बहुत सारी हैं, लेकिन वहां की जो औरतें थी वह उन्हें वहां पर घुसने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं देती थी। पुलिस इंस्पेक्टर साहब वहां पर जाते हैं तो वह नोटिस करते हैं कि वहां पर एक लड़की ऐसी है जो कि बिल्कुल गुमसुम रहती थी और वह सुबह स्कूल जाती थी, शाम को घर पर वापस आती थी और उसके साथ न तो कोई जबरदस्ती की जाती थी और न उसे इन चीजों के बारे में कुछ बताया जाता था। उन लड़कियों को तैयार करने के लिए उन्हें इंजेक्शन दिए जाते थे और उनको ऐसी गंदी गंदी वीडियो दिखाई जाती थी ताकि वह धंधे में अच्छे से उतर पाए। लड़कियों की मर्जी के खिलाफ यह सब कुछ होता था। अगर कोई लड़की ज्यादा खुदकती, ज्यादा आवाजें करती तो उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता था। लेकिन यह सब कुछ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। एक दिन वहीं पर एक लड़की की डेड बॉडी फिर से मिलती है और उस डेड बॉडी ने उन लोगों के इखलास को ऐसे पाड़ दिया था कि अब उसे जोड़ना बहुत मुश्किल था। अब पुलिस इंस्पेक्टर साहब के लिए भी इस केस के बारे में पूछताछ के लिए बहुत आसानी हो गई थी, क्योंकि वह एकजुट थे तो वह किसी को कुछ बताने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। लेकिन जो अब इस लड़की का मर्डर हुआ था उसके कारण उनके बीच में बहुत सारे ऐसी बातें हुई थी जिनके कारण उनके अंदर बैर पड़ गए, जिनका फायदा उठाया पुलिस इंस्पेक्टर साहब ने। पुलिस इंस्पेक्टर साहब को पता चला कि अब यह एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं, जिसका फायदा अब हमें उठाना है और हमें पता लगाना है
कि इनकी आखिरकार कहां कहां तक पहुंच है और ये लड़कियां कहां से लेकर आते हैं और इनके कौन कौन लोग हैं और ये किन किन लड़कियों से धंधा करवाती हैं। वह इन सभी के अंदर उनकी लड़ाई को सोल्व कर रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर साहब अपने कांस्टेबल को कहते हैं कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं उनके डीएनए सैंपल ले लो और उनका पता करो, उनके खून से यह जांचें करो कि उन लड़कियों को, किन किन लड़कियों को ये हाई डोज दिए जाते हैं, ये इंजेक्शन दिए जाते हैं और किन लड़कियों के साथ ऐसी बदसलूकी तरीके से रेप हुए हैं और किन लड़कियों को यह इंजेक्शन नहीं दिए जाते और इनके जो डीएनए सैंपल है उन्हें मैच करो कि ये आपस में बहनें हैं या नहीं। यह सब कुछ जानकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब फिर से सदमे में चले गए, क्योंकि जो लड़कियां वहां पर थी वह एक भी ऐसी नहीं थी जो बहन हो, लेकिन उनके अंदर एक लड़की ऐसी थी जिसको ऐसे कोई भी इंजेक्शन नहीं दिए जा रहे थे। वह सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उस बाई की असली बेटी थी, खून का रिश्ता था। वह लड़कियां खरीदती थी और बेचती थी, वह अपना धंधा यूं ही चला रही थी, लेकिन वह अपनी बेटी को पढ़ा रही थी, स्कूल भेज रही थी, अच्छे नंबर दिला रही थी, अच्छा खान पीन दे रही थी। वह चाहती थी कि उसकी बेटी की शादी एक अच्छे घराने में कर दे ताकि वह इस सारे दलदल से बाहर निकल पाए, उनके गांव की इस प्रथा से बाहर निकल पाए। वह इसलिए अपनी लड़की को पढ़ाकर बाहर भेजना चाहती थी, दूसरे गांव में अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी। पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि वह दूसरों की बेटियां क्या बेटियां नहीं थी? अपना खून तो तुझे इतना अच्छा लगा कि तू उसके बारे में इतना सोच रही थी। अरे दूसरे देशों की लड़कियां, दूसरे गांव की लड़कियों को तुम ऐसे अगवा करके यह सब कुछ करवा रही हो, क्या वो सही है? वो क्या किसी की बेटियां नहीं है? अरे जो आजाद घूम रही है उन्हें तो तुम अपने सिकंजे में कस रही हो और जो सिकंजे के अंदर है उसे तुम आजाद करने के बारे में सोच रही हो। वह इन बातों को सुनकर बिल्कुल भी अफसोस नहीं कर रही थी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब उन सभी को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करने पर उन्हें कहते हैं कि तुम लोगों को सभी को इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि तुम लड़कियों को किडनैप करते हो और फिर उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन लगाते हो, उम्र से भी ज्यादा उम्र के दिखने के लिए उन्हें ऐसी डोज देते हो, इसीलिए तुम लोगों को कानूनी सजा मिलेगी। कानूनी तौर पर तुम्हें अरेस्ट किया जा सकता है। सभी को अरेस्ट करके पुलिस थाने ले जाया जाता है और वहां पर, लेकिन अब भी पुलिस इंस्पेक्टर साहब ऐसी दुविधाओं में फंसे हुए थे कि उन्हें अब भी नहीं पता चल रहा था कि आखिरकार उस लड़की के साथ रेप हुआ तो हुआ कैसे। तभी उन्हें पता चलता है कि उन्हें जगू नाम के एक व्यक्ति ने यह लड़की सप्लाई की थी और उसने कुछ डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्हें माता पिता बनाया था। यह बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि क्या तुम हमें उसकी फोटो दे सकते हो? तभी उन्होंने उनकी फोटो पुलिस इंस्पेक्टर साहब को दी, लेकिन वह व्यक्ति अब अंडरग्राउंड हो चुका था, अब उसका कोई पता नहीं चल रहा था। लेकिन पुलिस भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती थी क्योंकि यह एक मासूम लड़कियों की जानों के ऊपर आ पड़ी थी। इसीलिए पुलिस इंस्पेक्टर साहब अपनी जी जान लगा देते हैं और उस व्यक्ति को नीचे से घसीटते हुए कानून के शिकंजे में कस लेते हैं। दूसरी तरफ लड़की के माता पिता के बारे में पता चल जाता है। तब वहां के पास के पुलिस स्टेशन में, पंजाब के पुलिस स्टेशन पर फोन आता है बंबई की पुलिस का। वह बताते हैं कि यह लड़की बंबई की है और इसे लापता हुए 14 दिन हो चुके हैं। इसके माता पिता रोज हमारे पास आते हैं, अपनी बेटी की कुछ ऐसी रिपोर्ट मिल जाए
हमें पता चल जाए कि हमारी बेटी कहाँ है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, आप इनके माता पिता को लेकर यहाँ पर आ जाओ और इनकी बॉडी को आप ले जा सकते हो। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब उन्हें बुलाते हैं और दूसरे इंस्पेक्टर साहब से बात करते हैं और कहते हैं कि आपने इस केस के बारे में कुछ ऐसी जानकारी तो निकाली होगी, क्योंकि एक लड़की का सवाल था। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि हाँ सर, मैंने कई ऐसी पूछताछ की थी, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं लगा जिसके कारण हम किसी को गिरफ्तार करें। हमें वहां के हर एक छोटे से लेकर बड़े जुर्मी, कतली और एक चोर डकैती तक भी पूछताछ की थी, लेकिन हमारे पास कोई भी सबूत नहीं लगा। यह बात कहकर वह कहते हैं कि लेकिन हाँ सर, इस केस में एक ऐसी चीज है जो हमारे हाथ लगी थी। जो लड़की के माता पिता हैं वह सगे नहीं हैं, क्योंकि लड़की की माँ की पहले शादी हुई थी जिसके कारण यह लड़की हुई थी, और जो इसके पिता अब हैं ये दूसरे हैं। इसकी माँ ने दूसरी शादी की थी। इसके मतलब हमें शक इसके पिता पर है, क्योंकि इसके पिता अपनी औलाद के होने के में इस लड़की को अगवा करवा सकते हैं। हमें इन पर शक है, लेकिन यह शक हमारा श्योर नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं भी हो सकता। इसीलिए हम पक्के यकीन के साथ यह सब कुछ नहीं कह सकते। तभी पंजाब के पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं ठीक है, इतनी जो हमें खबर मिली है वही बहुत है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि जब लड़की का अगवा होना हुआ तो वहां पर कौन कौन था, किसी ने तो इसको देखा होगा। तभी वह कहते हैं कि सर क्या पता वह वहां पर कहीं कुछ खाने पीने लग गए हो, उनके कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं ध्यान रही हो। यह बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि लड़की को अगवा तो किसी जान पहचान के ही व्यक्ति ने किया है, क्योंकि लड़की को अगर अगवा किया जाता तो वह शोर करती, वहां पर पब्लिक थी, किसी को तो इस बात के बारे में पता होता कि वह लड़की आखिरकार गई तो गई कहाँ। लड़की अगर वहां से लापता हुई है तो यह तो लाजमी है कि वह ऐसे व्यक्ति के साथ लापता हुई है जिसे वह अच्छे से बखूबी जानती थी। या तो उसके चाचा हो सकते हैं या उसके पिता हो सकते हैं। चाचा को क्या पता उस लड़की से क्या दुश्मनी होगी, लेकिन पिता का तो एक ऐसा सबूत है, क्या पता वह अपने एक संतान आने के चक्कर में उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता हो, या वह उसे पसंद न करता हो। पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि यह सब कुछ तो अब वही बताएंगे, लेकिन वह कहते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे मारेंगे, हम अपनी बेटी को अपने से दूर क्यों करेंगे, हम उसका किडनैप क्यों करवाएंगे। यह बात कहकर वह कहते हैं कि हम उसे अपनी से भी ज्यादा प्यार से रखते थे। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब जग्गू नाम के जो गुंडा था, जो लड़कियों की सप्लाई करता था, उसे रिमांड पर लेते हैं। वह तब उगलता है कि मुझे यह सब कुछ इसके लड़की के मामा ने सुपारी दी थी, और हाँ, मैंने ही इन्हें बाई के कोठे पर बेचा था, जहां पर यह सब कुछ काम बहुत पुराना चलता आ रहा है। मैं उन्हें बहुत सारी लड़कियों की सप्लाई करता हूँ। यह बात कहकर वह रोने लग जाता है। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि अब रोना धोना अब तुम कहीं और करके दिखाना, क्योंकि अब तुम्हारे इन झूठे मगरमच्छ के आंसुओं में अब हम नहीं फंसने वाले। यह बात कहकर वह इंस्पेक्टर साहब उस लड़की के मामा को पुलिस स्टेशन में हाजिर करते हैं। तभी उसकी बहन कहती है कि यह सब कुछ करने के लिए मैंने अपने भैया को कहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि दूसरे का खून हमारी जिंदगी में एक ऐसी परेशानी बने जिसे झेलते झेलते मेरी पूरी उम्र निकल जाए। क्योंकि मैं अपने पति के साथ अब खुशी खुशी रह रही थी और उस लड़की ने मेरे नाकों में दम कर रखा था।
तभी उसके पिता कहते हैं कि मैंने अपनी इस एक छोटी सी संतान के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। तुमने ऐसा सोचते हुए बिल्कुल भी शर्म या लज्जा नहीं आई, क्योंकि वह एक छोटी सी बच्ची थी। अगर तू उस बच्चे की न हो पाई तो मेरी क्या होगी। वह कहती है कि मैं सब कुछ मेरे इस पेट में पल रहे बच्चे के बारे में सोचकर किया था, क्योंकि अगर वह रहती तो मेरा होने वाला बच्चा किसे मुंह दिखाता। वह अगर कल जन्म लेकर बाहर आता तो वह पूछता कि माँ यह कौन है, तो मैं क्या बताती। मैं शर्म के मारे मर जाती। इसीलिए मैंने जिंदगी जीने के लिए उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए सोचा, और मैंने अपने भैया को वहां पर बुलाया और उसे वहीं से गाड़ी में से उठवा दिया ताकि किसी को मुझ पर शक न हो। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि हाँ, अब तुम्हें बहुत नाज होगा, क्योंकि अब जो ये होने वाला बच्चा है इसे तुम इस पुलिस थाने में इस 4 कोठरी के अंदर इस बच्चे को जन्म दोगी और जेलरों की निगरानियों में दोगी, और तब यह बड़ा हो तो इसे यह बताना कि तुमने क्या किया था जिसके कारण आज तुम सजा काट रही हो। अगर माँ जन्म देती है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उसे जन्म देने के साथ साथ जन्म लेने का हक है। जन्म देना माँ के हाथ में होता है, लेकिन जो प्राण होते हैं उन्हें छोड़ना हमारी जिम्मेदारी होती है। हमारी इच्छा भी उसमें शामिल होनी चाहिए। आखिरकार 10 साल की लड़की की क्या उम्र थी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं ठीक है, आखिरकार तुमने अपनी लड़की को किडनैप करवाया तो उसका रेप किसने किया। तो उसकी माँ कहती है कि मैंने उसका रेप नहीं करवाया, बस मैंने उसे किडनैप करवाया था और उसे बेच दिया था जग्गू के हाथ। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं ठीक है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब उस जग्गू के पास वापस जाते हैं और उसको फिर से रिमांड पर लेते हैं और फिर उससे पूछते हैं कि जल्दी से बता, आखिरकार इस लड़की के साथ रेप हुआ तो हुआ कैसे। तभी वह कहता है कि प्लीज आप लोग मुझे मारो मत, हाँ मैंने ही उसका रेप किया था क्योंकि वह दिखने में बहुत सुंदर थी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आई। अरे 10 साल की लड़की के साथ ऐसा करते हुए तो दरिंदे भी कांप जाएं। तो एक फिर भी इंसान था। वह कहता है कि मैंने ऐसा किसी भी लड़की के साथ नहीं किया, लेकिन वह मेरे मन बस गई थी, इसीलिए मैंने उसके साथ रेप किया और फिर उसे उन लोगों के हाथों बेच दिया। पुलिस को यह सुनकर बहुत दुख होता है और उसे कस्टडी में लेकर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है ताकि वह अगर कल छूट जाए, उसे रिहाई मिल भी जाए तो वो ऐसा करने के बारे में कभी भी नहीं सोचेगा। वैसे तो मुझे लगता नहीं है कि उसे रिहाई मिलेगी। अब तो उसे जो किया है उसके बाद उसे फांसी होना तय है। आप लोगों के मन में इस कहानी को लेकर क्या चल रहा है मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। मेरा तो यही कहना है कि उन लोगों के साथ जो हुआ वह बिल्कुल सही था। उन्हें तो फांसी नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा कड़ी सजा हो